हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज हम क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस की पहली चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, वाई एंड हाउ। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा दूंगा। बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा जैसे कि बाकी सारे वीडियोस में हुआ करते हैं। नॉर्मली बाकी सारे यूट्यूब चैनल पर देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में और बोरिंग लेक्चर बना दिया जाता है, तो हम वैसे बोरिंग लेक्चर नहीं बनाएंगे। शॉर्ट और सिंपल में आसानी से आपको समझा दूंगा। फिर भी अगर कोई डाउट या दिक्कत रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली फॉलो करके पूछ सकते हैं, या फिर इसकी नोट्स चाहिए, ये नोट्स भी मैंने साथ में दे रखी है। नोट्स अगर चाहिए तो भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ लेना, ठीक है। तो चलिए फटाफट इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला इस लेसन का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वर्ड आया कहाँ से, सबसे पहले तो ओरिजिन जानना हमें ज़रूरत है। तो इसका ओरिजिन जो है ना, लैटिन वर्ड से हुआ है जिसका नाम था तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूअर। अच्छा, इसका मतलब क्या है? टू स्टैब्लिश करना। तो यहाँ से ये वर्ड आया है। और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, इज द बेसिस ऑफ फंडामेंटल लॉस ऑफ स्टेट। तो यानी कि ये स्टेट का लॉ होता है, यानी कि ये एक सेट ऑफ रूल्स है जिसे मतलब लोगों को समाज में रहने में हेल्प होता है, गवर्नमेंट को गवर्न करने में हेल्प होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं। तो कितने टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं? तो नॉर्मली 4 तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, आपको मिलेंगे, जिसमें कि सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, दूसरा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन और चौथा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, चलिए एक एक करके सबको देख लेते हैं। तो सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये ऐसी एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि लिखी हुई है, रिटन फॉर्म में होगी आपको, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया इंडिया। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये अनरिटन फॉर्म में होगा, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया ब्रिटेन। उसके बाद आ गया हमारा रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिगिड का मतलब क्या होता है? ठोस होता है, जिसको हम लोग इजीली अमेंड नहीं कर सकते, यानी कि आसानी से बदलाव नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन में। उसका एग्जाम्पल हो गया अमेरिका। चौथा है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम लोग आसानी से अमेंड कर सकते हैं, यानी कि हम लोग चेंजेस जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में आसानी से ला सकते हैं, वो हो गया एग्जाम्पल ब्रिटेन, ठीक है। चलिए देखते हैं फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो सबसे पहला देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। एक तरीके का हमें पता ही है कि ये प्रोवाइड करता है सेट ऑफ बेसिक लॉस प्रोवाइड करता है, ताकि लोग जो है ना आपस में मिलजुल के रह सके, कोऑर्डिनेट कर सके आपस में सोसाइटी में रहने के लिए। दूसरी जो चीज़ है, यहाँ पे स्पेसिफाई किया जाता है कि इंस्टीट्यूशन जो है ना, जो इंस्टीट्यूशन है वो कंट्री में वो किस तरीके से, कौन सी अथॉरिटी पे वो रहेगा, यानी कि कौन सा इंस्टीट्यूशन का क्या काम है सोसाइटी में, वो इसको बताता है। उसके बाद गवर्नमेंट के जो पावर्स है उसको लिमिट करता है। अब देखो, गवर्नमेंट को तो हम लोग चूज़ करते हैं, ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट के पास इतना पावर आ जाए कि गवर्नमेंट जो चाहे वो करने लगे। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन उन पे एक रोक लगाता है, उन पे एक अंकुश लगाता है। उसके बाद चौथा नंबर का जो पॉइंट है हमारा, गवर्नमेंट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को फिल मतलब यानी कि हमारे जो एस्पिरेशन है और गोल्स है सोसाइटी के, उसको फिल करता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। तो हमारा फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन को देखो, ये सम बेसिक लॉस है। तो ये एक्सप्लेन करता है कि किसको सोसाइटी में किस तरीके से रहना चाहिए और कौन सोसाइटी को रूल करेगा किस तरीके से। इसे हम नेशनल आइडेंटिटी या फिर फंडामेंटल आइडेंटिटी भी कहते हैं। इसमें 2 तरीके का आइडेंटिटी मिल जाएगा हम लोग को, एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी और दूसरा मोरल आइडेंटिटी। तो पॉलिटिकल आइडेंटिटी का मतलब क्या है? बाय एक्सेप्टिंग द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन, बहुत सा सिंपल है, बाय द पीपल, इसको हम लोग पॉलिटिकल आइडेंटिटी कहते हैं। और मोरल आइडेंटिटी क्या है? यहाँ पे व्हाट शुड डू एंड व्हाट शुड नॉट बी डन, या फिर डू जो भी कह लो, ठीक है, यानी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इट रिप्रेजेंट्स द वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के वैल्यूज को ये रिप्रेजेंट करता है, इसको हम लोग मोरल आइडेंटिटी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑथोरिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या प्रोवाइड करवाता है? लिबर्टी, इक्वलिटी, पीस और सिक्योरिटी, ताकि लोग जो है ना आपस में एक साथ मिल के रह सके और सारे राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को एंजॉय कर सके। उसके बाद है हमारा मोड्स ऑफ डिक्लेरेशन, जिसे हम लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया। तो इसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। कहीं कहीं पे देखो, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो मिलिट्री चीफ, डिक्टेटरशिप या फिर ऑटोक्रेसी द्वारा बनाया जाता है। लेकिन कुछ कुछ जगह पे, कुछ कुछ कंट्रीज़ में
ये जो जो स्ट्रगल, बहुत लंबा स्ट्रगल चला है फ्रीडम का, जैसे कि हम ही बहुत लंबा संघर्ष किया हमने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, साउथ अफ्रीका ने बहुत लंबा स्ट्रगल किया है। तो ये स्ट्रगल के बाद हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है, जो हम बनाते हैं, है ना, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबा चलता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स है, इंडिया, अफ्रीका, अमेरिका। तो यहाँ पे इसका एक बेस्ट एग्जांपल इसलिए है क्योंकि ये देखो, आज भी कई साल हो गए, 50, 60, 70 साल हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए, लेकिन फिर भी आज ये बहुत स्मूथली चल रहा है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्म बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा फॉर्म किया गया था, जिसको प्रिपेयर किया था हमारे पॉपुलर लीडर्स लोगों ने। तो कुछ कुछ कंट्रीज़ में जो रेफरेंडम करके बनाया जाता है, ठीक है, रेफरेंडम करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ पे ये रेफरेंडम नहीं हो सकता क्योंकि हमारा कंट्री बहुत बड़ा है, बहुत डाइवर्स है। तो ये छोटे छोटे कंट्री जैसे कि स्विट्जरलैंड वगैरह में हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा सब्सटेंटिव प्रोविजन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे क्या क्या प्रोविजन रखा गया है, तो सबसे पहला यहाँ पे है द प्रोविजन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी एक्सेप्टेबल फॉर ऑल। सबके लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी के लिए हो किसी के लिए ना हो। उसके बाद है नेक्स्ट है इट डज नॉट कीप एनी पार्शियलिटी, किसी के लिए भी पार्शियलिटी नहीं का भेदभाव नहीं करता है, एनी रिलीजन या फिर कोई भी ग्रुप के बेसिस पे। यहाँ पे किसी के भी फीलिंग्स को सप्रेस नहीं किया जाता है। अगर किसी के फीलिंग्स को अगर सप्रेस किया जाएगा तो फिर वो स्मूथ फंक्शनिंग नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। इसी तरीके के और भी कुछ पॉइंट्स है, यहाँ पे आप चाहे तो देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से हमें लिबर्टी, इक्वलिटी वगैरह प्रोवाइड करवाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि बैलेंस इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन तो किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो सबसे पहला बात है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन फेलियर या फिर सक्सेस कब होता है, वो डिपेंड करता है उसके इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन पे। तो पावर जो है ना डज नॉट कैरी इन ए सिंगल इंस्टीट्यूशन, यानी कि कोई भी एक सिंगल इंस्टीट्यूशन पे सारा पावर को नहीं दिया जाता है। अगर सारा पावर को अगर एक ही जगह सेंट्रेट कर दोगे तो फिर क्या होगा, वो पावर का मिसयूज तो होना का चांसेस ज़्यादा रहता है। उसके बाद है पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, यानी कि एक इंस्टीट्यूशन को पावर नहीं दोगे तो इसका मतलब क्या, अलग अलग इंस्टीट्यूशन को पावर्स दोगे। यहाँ पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर कौन है, जो रूल बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव कौन है, जो कि उस रूल को इंप्लीमेंट करते हैं, और जुडिशरी जो है चेक एंड बैलेंस करता है, ठीक है। तो ये सब सारा हमारे इंस्टीट्यूशंस है जो कि एकदम बराबर में रखा गया है यहाँ पे, ठीक है। ये इंश्योर करता है कि पावर्स को जो है मिसयूज ना किया जाए किसी भी एक एजेंसी द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है ताकि अमेंडमेंट जो हो वो सोशियो इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल चेंज के बेसिस पे हो। उसके बाद मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनना स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले जो ना ये ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ। एक मिशन सेंड किया गया इंडिया पे, कैबिनेट मिशन बोल के, और इसको ये बताया गया कि कैबिनेट मिशन का क्या मिशन था कि वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर्म करे। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में सबसे पहले जो सच्चिदानंद सिन्हा था, उन्हें एक टेम्पोररी प्रेसिडेंट के तौर पे चुना गया। बाद में जाके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया। 8 कमिटीज़ फॉर्म की गई, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो कमेटी था वो ड्राफ्टिंग कमेटी था। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। उनको आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वो स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, से लेके 26 दिसंबर 1949 तक। और ये एग्जिस्टेंस में कब आया, 26 जनवरी 1950 को। हमें पता ही है कि हम लोग रिपब्लिक डे कब मनाते हैं। तो इसको बनने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लग गए, ठीक है। कुछ कुछ फैक्टर्स है जो कि अथॉरिटी देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को। सबसे पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ डेलिब्रेशन और दूसरा है प्रोसीड्योर। तो ये है क्या एक्चुअली में, तो प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन का मतलब क्या है, जो भी मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो आपस में डिस्कस करते हैं और बाद में फाइनली प्रोविजंस को ऐड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा पॉइंट क्या है, दे गेव मोर इम्पोर्टेंस, ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसके ऊपर दिया जाता है, नेशनल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है देन कम्युनिटी इंटरेस्ट। याद रखना, नेशनल इंटरेस्ट को ज़्यादा तरजीह दिया जाता है कम्युनिटी इंटरेस्ट से। उसके बाद डिबेट होता है, डिस्कशन होता है। जैसे कि कई बार हम लोगों ने देखा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में कई बार कई मुद्दों पे तर्क वितर्क हुआ करते थे, दोनों एक ही बात पे सहमत नहीं होते थे। तो इसे कहते हैं कि डिस्कस करना, डिबेट करना, फिर उसके बाद किसी चीज़ को ऐड करना। और दूसरा पॉइंट है हमारा प्रोसीड्योर। तो प्रोसीड्योर का मतलब यहाँ पे हमें पता ही है कि 8 कमिटीज़ है तुम्हारा, और इसमें से सबसे मेन इंपॉर्टेंट कमेटी क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका चेयरमैन कौन था,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी को अपॉइंट किया गया था 1947 में। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ और कब एग्जिस्टेंस में ये आया। अच्छा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ना, जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1946 में। याद रखना, दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया था। अच्छा, इसमें था क्या? तो इसमें ये था कि इंडिया जो है ना एक सॉवरन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, पॉपुलर सॉवरनिटी होगा। मतलब कुछ कुछ बातें लिखी गई है इसमें कि इंडिया एक इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन होगा जो कि इंश्योर करेगा सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस फॉर ऑल, यानी कि सबको सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा। इंश्योर ये करेगा कि माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन दिया जाएगा, साथ ही साथ जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनको भी प्रोटेक्शन दिया जाएगा। हम मेंटेन करेंगे यूनिटी, हमारे नेशन का जो यूनिटी है उसको हम लोग मेंटेन करेंगे, और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करेंगे कि वर्ल्ड में पीस बना रहे, वेलफेयर हो। तो ये किसके द्वारा लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू। और इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। और ये कब लाया गया था? 1946 को दिसंबर को, याद रखना, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है वो ऐसे ही नहीं बन गया है। हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ना कुछ बोरो किया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो ना कॉपीड है, लेकिन एक्चुअली में ये कॉपीड नहीं है। जो भी अच्छी अच्छी बातें हमें दूसरों के कॉन्स्टिट्यूशन से मिला, हमने वहाँ से लाया। इसे हम लोग बोरोड कहते हैं, कॉपी मत कहना, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन जिससे हम लोगों ने बोरो किया था वो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहला चीज़ बोरो किया था FPTF। इसको हम लोग अगले चैप्टर में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, रोल ऑफ स्पीकर, लॉ मेकिंग प्रोसीड्योर, सिटीजनशिप। तो ये सब हम लोगों ने कहाँ से लिया है? ये सब हम लोगों ने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। फिर उसके बाद अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या लिया? फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, प्रियम्बल। फिर कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या लिया? हम लोगों ने लिया फेडरल सिस्टम, ठीक है। ये सब याद रखना। फिर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या लिया? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, रिपब्लिक। फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या लिया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अभी ये इस चैप्टर में उतना डिटेल में है नहीं, अगले चैप्टर में है तो बताऊंगा अच्छी तरीके से। उसके बाद इलेक्टेड हेड स्टेट। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हम लोगों ने कॉन्करेंट लिस्ट। हम लोगों को पता ही है ना कि स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट है ना, तो यूनियन लिस्ट ये हम लोगों ने पढ़ा था पहले ही, ठीक है, क्लास 8 में, क्लास 9 में। उसके बाद रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या लिया? हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्यों लिया। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिया। और जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने इमरजेंसी लिया। तो ये है आपका इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। तो ये अगर नोट्स चाहिए आपको, ये बहुत ही सिंपल तरीके से पॉइंट वाइज लिख के रखा हुआ है। आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी इसकी नोट को प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पे बने रहे और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।